राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किए थे महाजन पद काल में हम लोग बहुत मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ चुके थे। कुछ और फैक्ट आपके सामने हम लोग आज लेकर आए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे महाजनपद जो काल है, उससे पहले क्या था। जैसे देखिए, ऋग्वेद में जो क्षेत्र होता था उसको कहा जाता था जन। जैसे हम लोग उत्तर वैदिक ऋग्वेद को हम लोग बांटे थे दो काल में, ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो ऋग्वेद को क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जन। और जैसे उत्तर वैदिक काल आए, यानी 1000 से लेकर 600 BC तक, उसको जन प्लस जन मिलाकर क्या मिला, जनपद बन गया। जैसे अभी यूपी में जाइएगा तो आपको यूपी में, जैसे हम लोग बिहार में क्या कहते हैं, जिला कहते हैं, तो वहाँ क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र को क्या कहा था, जनपद कहा जाता था। जैसे महाजनपद काल में पहुंचते हम लोग, जनपद प्लस जनपद जोड़ के महाजनपद कहलाया। इस तरह से क्या महाजनपद का विकास हुआ है। महाजनपद काल को हम लोग क्रांतिकारी काल भी कहते हैं, क्रांति का काल कहते हैं, क्रांतिकारी नहीं, क्रांति का काल कहते हैं जी। महाजनपद को हम लोग क्रांति का काल कहते हैं। रीजन क्या है इसका, ये रीजन है, यहाँ से हम लोग महाजनपद काल में लोहे का खोज, लोहे से बने औजारों का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। और महाजनपद काल को हम लोग द्वितीय शहरी सभ्यता बोलते हैं। महाजनपद काल को द्वितीय शहरी सभ्यता बोला जाता है। तो द्वितीय महाजनपद बोला था तो पहला क्या होगा, तो पहला जो है आपका हड़प्पा सभ्यता, पहला जो है हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है पहला शहरी सभ्यता। दूसरा आपका शहरी सभ्यता हो जाएगा महाजनपद काल। इससे संबंधित हम लोग देखें, और महाजनपद काल में क्या होता है, बुद्ध का काल होता है। इस पीरियड साथ साथ बुद्ध का भी चल रहा है पीरियड, ठीक ना, बुद्ध काल देखेंगे हम लोग। महाजनपद काल का जो स्रोत है, तो कहाँ से हम लोग स्रोत, जैसे पुराण हो गया स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत। पुराण में से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ से और जैन धर्म के ग्रंथ से। उसी तरीके जैन बौद्ध ग्रंथ में कौन से ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ में देखिए अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में क्या है, जनपद का उल्लेख है। उसी तरीके से यहाँ 16 महाजनपद, इसमें 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में क्या है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। और उसी तरह से जैन के भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में क्या है, फिर से 16 महाजनपद का उल्लेख है। यानी आप लोग यह पता चल गया महाजनपद का काल जो है दो पुस्तक से लिखे हैं, पुस्तक से लिया गया महाजनपद का पीरियड, एक भगवती सूत्र, दूसरा बुद्ध का अंगुत्तर निकाय। इस तरह से हो गया आपको महाजनपद पुराणों से। उसका पुरातात्विक स्रोत में खुदाई से उसका प्रमाण कहीं ना कहीं सिक्कों पर मिला होगा, अभिलेखों में मिला होगा। पहला देखिए बर्तन, उस टाइम बर्तन कुछ मिला है, मृदभान मिट्टी से बने बर्तन हो जाएगा। अभिलेख पत्थरों पर जो लिखा जाता है अभिलेख, उससे संबंधित अभिलेख है। फिर सिक्के मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, और राजकीय मुहर। उस टाइम महाजनपद काल तक में क्या हो गया, मुहर भी लगने थे। मुहर कब लगता, जब व्यापार वाणिज्य होता है तब क्या था, मुहर लगता। ये हो गया आपका स्रोत, महाजनपद काल का स्रोत हम लोग कहाँ से देखे, उसको शुरुआत कैसे हुआ, या उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये देख लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। महाजनपद काल का विकास, महाजनपद काल का जो विकास हुआ है ये किस कारण हुआ है, तो अब लोहे की खोज के कारण क्या हुआ, महाजनपद काल का विकास हुआ है। और सबसे अधिक विकास हुआ, देखिए कृषि क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जब लोहे का विकास हुआ, लोहे की खोज हो गया, कृषि क्षेत्र में क्या इसका फायदा हुआ, राजकीय क्षेत्र में इसका क्या फायदा हुआ। कृषि क्षेत्र मानिए कृषि से बने, कृषि के औजार बनाए जाते, जब कृषि का औजार आपसे बनेगा, आप क्या खेती कीजिएगा, खेती क्या हो, कृषि की उपज क्या उत्पादन बढ़ जाएगा, कृषि में उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ गया यानी क्या हो गया, उत्पादन अधिशेष हो गया। जब उत्पादन आपके साथ अधिशेष हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगा, आपको जरूरत है 10 मन का, हो गया 100 मन, तब क्या कीजिएगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रख लीजिएगा
और शेष हो गया व्यापार की जगह, यानी कृषि में व्यापार यहीं से शुरू हो गया। कृषि उत्पादन का वृद्धि हुआ उत्पादन में, जब कृषि अधिशेष हो गया तो उसका क्या करने लगा, व्यापार वाणिज्य शुरू करने लगा, बेचने लगा। ये तो हो गया कृषि क्षेत्र में किसका, लोहे की खोज के कारण विकास। उसके बाद देखिए अब राजकीय क्षेत्र में क्या हुआ, राजकीय क्षेत्र में फिर क्या हुआ। अब देखिए राजकीय क्षेत्र में क्या करने लगा राजा लोग, इससे औजार बनवाए जाने लगा, यानी युद्ध हेतु औजार, इन कवच जो देखे होंगे पहने हुए लोहे का, वो कवच आदि का निर्माण किया जाने लगा। जब कवच निर्माण हुआ तो कवच निर्माण किस लिए, सेना के लिए। यहाँ से सेना का विस्तार, यहाँ से आपका सेना का विस्तार होने लगा। लोग राजाएं सेना को बढ़ाने लगे, सेना की संख्या को बढ़ा दिया। अब सेना की संख्या बढ़ाया तो फिजूल को तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं उसका मंशा होगा राजा को कि हम अपने साम्राज्य को क्या करें, फैलाएं, साम्राज्य को फैलाएं। तो यहाँ से साम्राज्य का विस्तार नीति भी बढ़ा। जैसे ही सेना का विस्तार हुआ, सेना के विस्तार के साथ साथ साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया। सेना को भी राजा क्यों बढ़ाता है, ताकि वह दूसरे राज्य पर कब्जा कर सके। उसके बाद देखिए लोहे की खोज से समाज में क्या प्रभाव, जब लोहे की खोज हो गया इस पर समाज में कुछ ना कुछ क्या प्रभाव पड़ा होगा। समाज में क्या प्रभाव पड़ा, लोहे की खोज से देखिए सामाजिक विषमता बढ़ा, सामाजिक विषमता बढ़ गया। तो किस आधार पे, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र जो समाज में विषमता बढ़ा आर्थिक क्षेत्र में, तो वैश्य जो लोग थे, चार वर्ण पड़े हैं ना, वैदिक वैदिक सभ्यता में चार वर्ण पड़े, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। उसमें से जो वैश्य है, वैश्य आर्थिक स्थिति से, वैश्य लोग आर्थिक स्थिति का काफी मजबूत हो गया, आर्थिक स्थिति का क्या काफी मजबूत हो गया। उसका देखिए फिर राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग राजनीतिक रूप में क्या हो गया, आज सर्वाधिक मजबूत कौन हुआ, राजनीतिक रूप से क्षत्रिय सबसे ज्यादा क्या हुआ, मजबूत हुआ। इस कारण से देखिए कोई मजबूत होता है वो क्या करेगा, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएगा, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएगा। तो ये श्रेष्ठ दिखाने लगे और सबसे ऊपर अपने आप को, सबसे ऊपर अपने आप को रखने लगे। उसके बाद यहाँ से देखिए नए धर्मों का क्या हुआ, उदय हो गया। तो नए धर्मों का यहाँ से उदय शुरू हो गया। ये सारी बातें आपको महाजन पद काल से संबंधित कुछ फैक्ट रखें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जी मैंने